हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज से हम जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र को देखेंगे। अभी तक जो है हमने जो है पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी से भारतीय काव्य शास्त्र को पूरा समाप्त कर लिया है। बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, देखा भी है, चीज़ें याद भी हो गई हैं। आज से हम शुरू करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, और अगर इसी तरह की आप डेली वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इकाई 2 पाश्चात्य काव्य शास्त्र से शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से आलोचक आते हैं, उनका समय क्या क्या है। तो अगर बात करें तो सबसे पहले आते हैं प्लेटो। प्लेटो जो हैं, इनका जो समय है वो है 427 ईसा पूर्व से 349 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। ये किसका समय है? ये है प्लेटो का समय। ध्यान दीजिएगा, जो प्लेटो का समय है वो 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व, ये प्लेटो का समय माना गया है। आगे है अरस्तु। अरस्तु का जो समय है वो है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। देखिए इनका जो समय है वो है 384। आप इन्हें याद रख सकते हैं अरस्तु के नाम से। देखिए अरस्तु जैसे लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 को अगर आप देखिए तो आ में 3 अक्षर आया हुआ है, तो ये हो गया 3। उसके बाद ये है 8, तो 8 यहाँ पे है रस। आ को छोड़िए, आ से आपने 3 को कनेक्ट किया, अब यहाँ पे है रस। तो आपको पता है रसों की संख्या जो है सबसे पहले कितनी बताई गई थी? 8 बताई गई थी, जो कि भरत मुनि ने बताई थी। तो रस कितने हैं? 8। अब यहाँ पे लिखा है 4। 4 जो है, अगर यहाँ पे बचा है ता शब्द, अगर ता को आप उल्टा कर दीजिए तो ये कैसा दिखेगा? 4 के समान दिखेगा ना। तो 3 8 4 यानी कि 384 ईसा पूर्व, ये किसका समय है? अरस्तु का समय है। अरस्तु शब्द से ही आप इनके समय को भी याद रख सकते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 322 ईसा पूर्व में। आगे बात करें तो आगे आते हैं लोंगिनुस। तो लोंगिनुस का जो समय है, जिन्हें हम लोंजाइनस भी बोलते हैं, इनका समय है प्रथम या तृतीय शताब्दी। जो लोंगिनुस का समय है वो प्रथम या तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। आगे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है, इनका समय है 1770 से 1850 ईस्वी। 1770 से 1850 ईस्वी विलियम वर्ड्सवर्थ का समय है। आगे है सैमुअल टेलर कोलरिज। इनका जो समय है वो 1772 ईस्वी से 1834 ईस्वी माना गया है। सैमुअल टेलर कोलरिज का जो समय, इनका पूरा नाम है और शॉर्ट में हम लोग कोलरिज पढ़ते हैं, या फिर कहीं कहीं कॉलरिज भी मिलता है। इनका जो पूरा नाम है वो है सैमुअल टेलर कॉलरिज। इनका जो समय है वो है 1772 ईस्वी से 1834 ईस्वी। आगे बात करें तो अगले जो हैं वो हैं बेनेडेत्तो क्रोचे। बेनेडिक्टो क्रोचे का जो समय है वो है 1866 से 1952 ईस्वी। ये किसका समय है? 1866 से 1952 ईस्वी। तो ये है क्रोचे का समय। आगे है टॉमस स्टर्न्स इलियट। टॉमस स्टर्न्स इलियट, इनका समय है 1818 ईस्वी से 1965 ईस्वी। तो जो इडियट लोग होते हैं ना, टॉमस स्टर्न्स इलियट, जो इडियट लोग होते हैं वो, उनको कुछ आता तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं? वो समय समय पर आंसू बहाने लगते हैं। 8 आंसू बहाते हैं। कौन? इडियट लोग। इडियट लोग जो होते हैं, जब उन्हें कुछ आता नहीं है तो वो क्या करते हैं? वो 8 आंसू बहाने लगते हैं। तो 8 यानी कि इडियट का समय क्या हो गया? 1888। और 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे हैं इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। इनका जो समय है 1893 से 1979 इनका समय है। किसका? रिचर्ड्स का समय है 1893 से 1979।
तो ये था पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जो विद्वान लोग हैं उनकी समयावधि। अब हम देखते हैं ये जो आलोचक है इनकी रचनाएं। ये रचनाएं, यहाँ से आपका 1 नंबर का प्रश्न तो आना ही आना है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जितने भी यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करें तो प्लेटो की। तो प्लेटो का हमने समय देखा है 427। प्लेटो का समय क्या है? 427 है। देखिए, प्लेट लेने कोई गया था और प्लेट जो है कितने की मिली? तो 27 रुपए की प्लेट मिली। 27 रुपए की प्लेट मिली। तो याद रखिएगा, प्लेटो का जो समय था वो 427 था। या फिर कह सकते हैं 4 प्लेट इनको कितने रुपए में मिली? 4 प्लेट जो है 27 रुपए में मिली, यानी कि 427 प्लेटों का समय हो गया। अब इनकी हम रचनाओं को देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं, सबसे पहले है इयोन, सिंपोसियोन, पोलितेइया, फेदरस, नुमोई लॉज, रिपब्लिक। देखिए, इनकी रचनाओं को आप कैसे याद करेंगे, इसके पीछे एक छोटी सी ट्रिक है प्लेटो की। अगर आ जाती है तो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे प्लेटो है तो प्लेटो को आप बना लीजिए प्लेट, ठीक है। तो ऐसे आप कनेक्ट कीजिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और छोटे बच्चे को अगर आप प्लेट में खाना दे दीजिए तो वो क्या करता है? वो इयोन इयोन करके रोने लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है छोटा है और छोटा बच्चा जो है माँ के हाथ से खाना खाता है। तो अगर आप उसको प्लेट में खाना देते हैं तो वो क्या करता है? इयोन इयोन करके क्या करेगा? सिपो सिपो करने लगता है। इयोन इयोन करके सिपो सिपो करने लगता है। और जब रोने लगता है, भाई स्कूल में गया है, बच्चा रोने लगा है, अभी उसकी आदत नहीं है खाना खाने की प्लेट में, तो वो क्या करेगा? इयो इयो करके सिपो सिपो करके रोने लगता है। फिर गार्जियन को बुलाया जाता है, तो उनके फादर को बुलाया जाता है। फादर से याद रखिएगा फेदरस। फादर को बुलाया जाता है। तो जो फादर आते हैं तो वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि इसको जो है कल पोलियो का टीका लगा है। पोलियोतेइया है ना, तो फादर आके बताते हैं कि अरे वो पोलियो का टीका बच्चों को लगता है। तो कहते हैं कि इसको कल जो है पोलियो का टीका लगा है, इसलिए ये रो रहा है। क्योंकि जो टीका लगता है उस बहुत उसमें मतलब बहुत कह सकते हैं कि दर्द होता है, बच्चों को फीवर भी आ जाता है जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो इसलिए जो है बच्चा रो रहा है। तो फिर क्या करते हैं? फिर उनके जो पापा होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने बेटे को कहते हैं नो क्राई नो क्राई, मतलब नो मोई है ना, तो उसको मनाते हैं, कहते हैं नो मोई नो क्राई करके कि चलो लेके जाते हैं। और कहाँ पे लेके जाते हैं? एक लॉज में लेके जाते हैं। नो मोई करते हुए एक लॉज में लेके जाते हैं उसको मनाते हुए। और फिर क्या करते हैं? और वो जिस लॉज में लेके जाते हैं वो वहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जाता है। वहाँ पे क्या मनाया जा रहा था? वहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगले जो है वो है अरस्तु। अरस्तु की रचना की बात करें तो इनकी रचना है तेकनेस रितोरिकेस। अभी हमने पढ़ी है, तो केस शब्द जब भी आएगा तो आप अरस्तु को लगाइएगा। तो ये भाषा शास्त्र पर आधारित है। पेरिपोइतिकेस जो है ये काव्य शास्त्र पर है। देखिए, पेरिपोइतिकेस जो है ये और पोलितेइया दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो पोलियो की जब बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि पोलियो जो है वो बच्चे को लगा था, और बच्चे से रिलेट किसको किए थे? प्लेटो की। और यहाँ पे है पेरिपोइतिकेस, ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो ये किसका है? यहाँ पे केस शब्द आया है, ये अरस्तु का है। अब बात करते हैं लोंगिनुस की। तो लोंगिनुस की रचना है पेरी इप्सुस। मैंने क्या बताया कि जो लुंज लोग होते हैं वो बात बात पर सुसुकने लगते हैं। तो पेरी इप्सुस, शुष्क शब्द को उठाइएगा, सुस से याद रहेगा जो लुंज टाइप के लोग होते हैं वो सुसकने लगते हैं। फिर आगे है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की रचना है लिरिकल वेल्डस की भूमिका। लिरिकल वेल्डस की, देखिए जो हम लोग कहते हैं ना, हमें कुछ गानों की लिरिक्स हम ढूंढते हैं, तो लिरिक्स जो होते हैं उसमें वर्ड होते हैं कि नहीं? लिरिक्स जो होते हैं वो वर्ड होते हैं ना। तो यहाँ से आप इनको कनेक्ट कर सकती हैं। लिरिकल वेल्डस की भूमिका ये किसकी हो गई? वर्ड्सवर्थ की हो गई। अब हम बात करें तो अगले जो आपके आलोचक हैं वो हैं कौन? तो वो है कोलरिज। कोलरिज की रचना की बात करें तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी सबसे पहली रचना आती है बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये रचना जो है 1817 ईस्वी में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1817 ईस्वी में लिखी गई है। दूसरी रचना है द फ्रेंड। इसके बाद अगली रचना है एड्स टू रिफ्लेक्शन। एड्स टू रिफ्लेक्शन। आगे है चर्च एंड स्टेट।
है कन्फेशन ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट। ये इनकी 4 रचनाएं बताई गई हैं, 4 नहीं है 5 है। किसकी है? कॉलरिज की है। किसकी रचना है? कॉलरिज की है। कॉलरिज की हमने रचनाएं पढ़ी हैं, इनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं? तो देखिए कॉलरिज से आप जोड़िएगा कॉलेज को। देखिए जब हम कॉलेज जाते हैं तो हम किसके साथ जाते हैं? अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, तो फ्रेंड से हो जाएगा द फ्रेंड। और जब फ्रेंड के साथ हम कॉलेज गए तो बायो का ग्राफ लेकर हम वहाँ पहुँचते हैं, तो बायोग्राफ से हो जाएगा बायोग्राफिया। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि वहाँ एड्स पर चर्चा हो रही है। एड्स एड्स से हो जाएगा एड्स टू रिफ्लेक्शन, और चर्च एंड स्टेट यानी कि एड्स के विषय में चर्चा हो रही है। और फिर क्या होता है? फिर बाद में उस पर इंक्वायरी होने लगती है। किस पे? उसी एड्स पर। उसी एड्स पर क्या होने लगती है? इंक्वायरी होने लगती है। तो इंक्वायरी से आप कनेक्ट कीजिएगा कन्फेशन ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पिरिट। देखिए सारे शब्द तो नहीं याद हो पाएंगे, पर कुछ शब्द अगर आप पकड़ लेंगे तो आप जो है वहाँ पे परीक्षा में जो है जब 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे तो आप इससे याद रख सकते हैं ये किसके बारे में बताया गया है, किसकी रचना है। तो सीधा सीधा याद हो गया। कॉलेज को आप कनेक्ट कीजिएगा कॉलेज से। जब हम कॉलेज जाते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, और फ्रेंड के साथ हम बायो का ग्राफ लेकर पहुंचते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि एड्स के विषय में चर्चा हो रही है, और उसके बाद उस पर इंक्वायरी भी होती है। इस तरीके से याद हो जाएगा। अब आते हैं क्रोचे। क्रोचे की जो रचना है वो है एस्थेटिक। इनकी एक ही रचना है एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। तो ये सीधा सीधा याद कर लीजिए। आगे बात करें तो अगले जो है वो है रिचर्ड्स। रिचर्ड्स की जो रचना है वो है द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स, 1912 ईस्वी की है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, 1923 ईस्वी की रचना है। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये 1924 ईस्वी में लिखा गया है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, 1929 ईस्वी की रचना है। साइंस एंड पोइट्री, ये आपकी जो रचना है ये इसका समय नहीं दिया है। फिर आगे है द फिलॉसफी ऑफ रिटॉरिक, ये 1936 ईस्वी की रचना है। कब की है? 1936 की है। आगे है कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। फिर उसके बाद है वियोड एक्सपेरिमेंट इन मल्टीपल्स डेफिनिशन। और इसके बाद बात करें तो लास्ट इनकी जो रचना है वो है बेसिक रूल्स ऑफ रीजन। और इसके बाद अभी लास्ट नहीं है, अभी और भी रचना है, वो है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। आगे है इनकी रचनाओं को कैसे याद करते हैं, शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे रिचर्ड्स लिखा है, तो रिचर्ड्स में आप रिच शब्द को लीजिए। रिच मतलब होता है धनी। तो जैसे कोई धनी व्यक्ति है वो क्या खरीदता है? वो फाउंडेशन खरीदता है। आप जानते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट का एक हिस्सा है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो है हर कोई नहीं खरीद सकता है क्योंकि बहुत महंगा प्रोडक्ट आता है। तो एक रिच व्यक्ति है वो क्या खरीदता है? वो फाउंडेशन खरीदता है। तो जब फाउंडेशन खरीदेगा तो फाउंडेशन से याद रखिएगा द फाउंडेशंस ऑफ एस्थेटिक्स। जब फाउंडेशन खरीदता है तो क्या करता है? खरीदने के बाद उसको अच्छे से पढ़ता है। पीछे उसमें लिखा रहता है ना कि इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें क्या क्या चीज़ मिलके ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो उसको अच्छे से पढ़ता है और उनका मीनिंग ऑफ मीनिंग निकालता है। क्या करता है? एक रिच व्यक्ति है वो एक फाउंडेशन खरीदता है, और फाउंडेशन का क्या करते हैं? उसको फिर अच्छे से पढ़ते हैं और उसकी मीनिंग ऑफ मीनिंग निकालते हैं। मीनिंग ऑफ मीनिंग निकालने के बाद फिर सोचते हैं। तो सोचते हैं कि क्या लिटरली ऐसा होता है क्या? यहाँ पे लिखा है ना लिटरली क्रिटिसिज्म। तो सोचते हैं लिटरली ऐसा होता है क्या? लिटरली मतलब सचमुच होता है। तो क्या इंसान सोचता है कि इसमें जो बातें लिखी गई हैं क्या वो सचमुच होता है, लिटरली ऐसा होता है? आप भी सोचते हैं ना कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट लेके आते हैं, अच्छा इसमें लिखा है कि अगर आप इसको लगाएंगे तो आपकी स्किन ऐसे ग्लो करेगी, ये है वो है, तो क्या सच में ऐसा होता है? तो ये चीज़ सोचते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? उस पर प्रैक्टिकल करने लगते हैं। भाई जब आप चीज़ देखेंगे तो आप कहेंगे ना एक बार इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो उस पर वो क्या करते हैं? उस पर प्रैक्टिकल करने के लिए उसे कहाँ भेज देते हैं? उसे साइंस एंड पोएट्री के लैब में भेज दिया जाता है। उस पर प्रैक्टिकल करने लगते हैं, और प्रैक्टिकल करने के लिए भाई किसी पे तो आजमाएंगे। तो जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो हम लोग कहाँ करते थे? लैब में करते थे। तो साइंस एंड पोएट्री के लैब में उसको भेज देते हैं। फिर आगे आगे जो है ये
आगे क्या करते हैं, आगे अपने इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है ना, तो आगे जो है अपने इमेजिनेशन बेसिक रूल्स, उनके जो बेसिक रूल्स हैं ये इमेजिनेशन करते हैं और अपने बेसिक रूल्स व रीजन, लिखा है ना बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, तो इमेजिनेशन करते हैं अपने से, भाई इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं और अपने बेसिक रूल्स व रीजन की सहायता से क्या करते हैं, बेसिक रूल्स व रीजन की सहायता से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से याद रहेगा, एक्सपेरिमेंट्स इन मल्टीपल्स डेफिनेशन, ये इनकी रचना हो गई। तो अपने बेसिक रूल्स ऑफ रीजन की सहायता से उस पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके ये क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग के माध्यम से जो है अपना प्रिंसिपल्स खुद बनाते हैं। अपना क्या बनाते हैं, अपना प्रिंसिपल्स खुद बनाते हैं, यानी कि अपना सिद्धांत खुद बनाते हैं। कौन, ये जो है ये अपना सिद्धांत खुद बना, तो क्या करते हैं, ये अपनी प्रिंसिपल यानी कि अपना सिद्धांत खुद बनाते हैं और वही उनकी क्या बन जाती है, वही उनकी फिलॉसफी बन जाती है। यहाँ पे है ना द फिलॉसफी ऑफ रिटॉरिक, तो वही उनकी क्या बन जाती है, फिलॉसफी बन जाती है। और यही है जो रिच व्यक्ति हैं वही क्या करते हैं, वही जो है मीडिया के माध्यम से एड्स के बारे में भी लोगों को बताते हैं। लिखा है ना देयर मीडिया एंड एड्स, यही जो रिच व्यक्ति होते हैं, भाई जो धनी व्यक्ति होगा वही तो मीडिया से उसका कनेक्शन होगा। हम जैसे आम लोगों के लिए तो मीडिया होती नहीं है, तो जो रिचर्ड जो धनी व्यक्ति होते हैं वही मीडिया के माध्यम से एड्स के बारे में लोगों को बताते हैं। तो इस तरीके से इनकी जितनी भी रचनाएं हैं आप याद रख सकते हैं। एक बार इनको फास्ट फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत टफ पड़ता है, तो याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक धनी व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, वो फाउंडेशन खरीदते हैं। फाउंडेशन खरीदने के बाद उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग ऑफ मीनिंग निकालते हैं और जब मीनिंग ऑफ मीनिंग निकालते हैं तो फिर सोचते हैं कि क्या लिटरली सचमुच ऐसा हो सकता है, और उसको जानने के लिए उस पर प्रैक्टिकल करते हैं और उस प्रैक्टिकल करने के लिए उसको कहाँ भेजते हैं, साइंस एंड पोएट्री के लैब में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, साइंस एंड पोएट्री के लैब में भेज देते हैं और आगे अपने इमेजिनेशन से आगे जो है क्या करते हैं, उसको तो लैब में भेज दिया और आगे जो है अपने इमेजिनेशन से ये क्या करते हैं, ये अपने इनके जो बेसिक रूल्स बनाए गए हैं, अपने बेसिक रूल्स व रीजन की सहायता से ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट को ये क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग के माध्यम से, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग के माध्यम से अपने प्रिंसिपल खुद बनाते हैं। अपने प्रिंसिपल यानी कि अपने जो उनके सिद्धांत है, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, उसके माध्यम से ये अपने खुद के सिद्धांत बनाते हैं और वही उनकी क्या बन जाती है, वही उनकी फिलॉसफी बन जाती है, वही उनकी फिलॉसफी बन जाती है। और जो रिच व्यक्ति होते हैं वही जो है मीडिया की सहायता से एड्स के बारे में लोगों को बताते हैं। इस तरीके से आप इनको पढ़िएगा, सब कुछ सबको याद हो जाएगा। आगे बात करें तो अगले जो हैं वो हैं टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट की जो रचना है वो है द सेक्रेड वुड 1920 ईस्वी, सेलेक्टेड एसेज एंसेंट एंड मॉडर्न, होमेज टू जॉन डाइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है, टी.एस. एलियट की है। अब देखिए, अब इनको हम कैसे याद करते हैं, तो एलियट जो है इनको आप बना लीजिए इडियट। एलियट जो है इनको आप बना लीजिए इडियट। मैंने कहा था इडियट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो 8 आंसू रोते हैं, पर यहाँ पे इडियट ने 8 आंसू रोया नहीं। क्यों, अब इनकी स्टोरी सुनिएगा। देखिए, एक व्यक्ति है जो कि बहुत इडियट थे, तो एक लोग आते हैं कहते हैं तुम इतने इडियट हो, उनको कहते हैं कि तुम इतने इडियट हो फिर भी तुम सेकंड आए, फिर भी तुम सेकंड आ गए। द सेक्रेड वुड लिखा है ना, तो सेक्रेड को आप बना लीजिए सेकंड। कहते हैं तुम इतने इडियट हो फिर भी तुम सेकंड आ गए, और वो भी, और क्या हो गए, और तुम सेलेक्ट भी हो गए। तुम सेकंड तो आए और तुम क्या हुए, तुम सेलेक्ट भी हो गए। और किसमें सेलेक्ट हो गए, ऐसे में। किसमें हो गए सेलेक्ट, ऐसे में। ऐसे कंपटीशन होता है ना, ऐसे लिखने को आता है, तो वही कहते हैं कि तुम अगर इतने इडियट हो फिर भी तुम कैसे सेकंड आ गए, और वो भी तुम सेलेक्ट हो गए। किसमें सेलेक्ट हो गए, ऐसे में सेलेक्ट हो गए। वो भी कैसा ऐसे लिखना था तुम्हें, देखिए यहाँ पे लिखा है ना एसेज एंथेस्ट एंड मॉडर्न,
तो मॉडर्न ऐसे कहते हैं कि वो भी तुम्हें मॉडर्न, तुम मतलब ऐसे में अगर सेलेक्ट भी हो तो कैसा ऐसे तुम्हें लिखना था, मॉडर्न ऐसे लिखना था। तुम्हें डर नहीं लगा, डर से याद रहेगा डाइडेन। फिर वो कहते हैं तुम्हें डर नहीं लग रहा था, एलिजाबेथन पर ऐसे लिखना था। तुम्हें डर नहीं लग रहा था क्या, तुम्हें एलिजाबेथन पर ऐसे लिखना था। तो डर से याद रहेगा डाइडेन, और एलिजाबेथन ऐसे ये इनकी रचना ही है। तो लड़का क्या कहता है, वो लड़का बोलता है नहीं, क्योंकि क्योंकि उसका मैं पोएट्री के रूप में यूज करूंगा। जो मैंने एलिजाबेथन पर ऐसे लिखा है उस पर मुझे डर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उनका यूज जो है वो कविता के रूप में करता हूँ, पोएट्री के रूप में उनका यूज करता हूँ। देखिए, जब आप कोई चीज़ कविता के माध्यम से पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो ये इडियट व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया था, एलिजाबेथन के बारे में कविता में पढ़ डाला था। तो वही वो कहते हैं कि मुझे जो है, मुझे बिल्कुल भी मतलब डर नहीं लगा, क्योंकि मैं पोएट्री, यहाँ लिखा है ना पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, क्योंकि मैं उनको पोएट्री के रूप में यूज करा, क्योंकि मैंने उनको पोएट्री के रूप में यूज करा, इसलिए मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। एक बार फिर से इनको पढ़ते हैं। जो टी.एस. एलियट हैं, इनके जो ये रचनाएं हैं वो आपने देखी हैं। तो कहते हैं एक इडियट व्यक्ति है, उनसे कहा जाता है तुम सेकंड आ गए, सेकंड आकर भी तुम सेलेक्ट हो गए, वो भी ऐसे में, वो भी तुम्हें जो ऐसे लिखना था वो एक मॉडर्न ऐसे लिखना था। तुम्हें डर नहीं लगा, वो भी तुम्हें एलिजाबेथन पर ऐसे लिखना था। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने पोएट्री के रूप में उन्हें यूज किया था। पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इनकी सारी जो है रचनाएं आपको याद रहेंगी। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है प्लेटो का जन्म हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो एथेंस में हुआ था। प्लेटो का जन्म कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, तो इनका जन्म जो हुआ था वो एथेंस में हुआ था। आगे देखेंगे प्लेटो के गुरु कौन थे। तो प्लेटो के गुरु पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम था सुकरात। गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है प्लेटो का, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात किसने की थी। तो आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात जो है वो किसने की थी, वो प्लेटो ने की थी। बहुत बार पूछा गया है। प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है, तो ये भी पूछा जाता है प्रत्यय जगत को। प्लेटो जो थे उन्होंने प्रत्यय जगत को यथार्थ माना है, ध्यान रखिएगा, प्रत्यय जगत को यथार्थ माना है प्लेटो ने। कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जब हम प्लेट, शादी विवाह में जो प्लेट लगी होती है ना, तो आप देखते हैं प्लेट के ऊपर प्लेट रखी जाती है, प्लेट की परत बन जाती है, ठीक है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो प्रत्यय को आप क्या बना देंगे, परत बना देंगे। तो कहते हैं प्लेटो ने यथार्थ किसे माना था, तो प्रत्यय जगत को माना था। प्रत्यय यानी कि उसको परत से कनेक्ट कर दीजिए, याद रहेगा हमेशा। आगे है वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है और कला जगत वस्तु जगत का। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। यह मत किसका है, तो ये मत जो है, प्रत्यय जगत की बात हो रही है, तो ये जो मत है वो है प्लेटो का, महत्वपूर्ण है। आगे है कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है प्लेटो को। अगला पॉइंट है कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्यावत्व का आरोप कर किसने कला को हेय माना है। तो कहते हैं कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्यावत्व का आरोप कर किसने कला को हेय माना, तो ये माना है प्लेटो ने। देखिए अनुकरण का अनुकरण की बात जहाँ भी की जाएगी, ये आप इनको समझिएगा, जहाँ भी ये शब्द मिलेगा तो फौरन समझ जाइएगा ये कथन प्लेटो का है। ऐसे कथन प्लेटो ने ही कहे हैं, उनके कथनों में ये लाइन जो है वो प्रयोग हुई है। आगे हम देखेंगे कला के अनुकरण मूलकता के संदर्भ में प्लेटो के मत में प्रमुख दोष क्या है, वो है कलागत सृजनशीलता की अवहेलना। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्यावत का आरोप कर कला को हेय माना। और आगे क्या कहते हैं कि कला के अनुकरण मूलकता के संदर्भ में प्लेटो के मत में जो प्रमुख दोष निकला वो क्या निकला, वो वही कला के संदर्भ में कलागत सृजनशीलता की अवहेलना जो उन्होंने की, यही इनका सबसे बड़ा दोष पाया गया। आगे है प्लेटो ने काव्य हेतु माना, इन्होंने जो है ईश्वरीय उन्माद यानी कि दैवीय प्रेरणा को काव्य हेतु माना था, ये भी पूछा जाता है। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे, तो ये प्रत्ययवादी थे। मैंने बताया कैसे याद रखिएगा,
जो प्लेट रखी जाती है वो एक के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, उसकी परत बन जाती है। ठीक है, तो परत से याद रखिएगा प्रत्ययवादी। ये प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे? तो प्रत्ययवादी थे। आगे अगर हम बात करें तो प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण क्या था? तो कला विषयक जो दृष्टिकोण था वो था विधेयात्मक या मानकीय। कला के मूल्य या प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण है तो उपयोगितावादी और नैतिकतावादी है। कला के मूल्य या प्रयोजन के संदर्भ में जो प्लेटो का दृष्टिकोण है वो क्या है? वो है उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। वो कौन कौन से 3 भेद हैं उनको देखते हैं। तो पहला है अनुकरणात्मक यानी कि प्रहसन और दुखांत नाटक। दूसरा है वर्णनात्मक डिथिरैम यानी कि प्रगीत। और तीसरा है मिश्र यानी कि महाकाव्य, जैसे होमर के इलियड, ओडेसी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने काव्य के 3 भेद स्वीकार किए हैं। आपसे संख्या पूछ सकता है कि उन्होंने कौन से 3 भेद स्वीकार, पहले तो याद रखिएगा 3 भेद जो है काव्य के किसने स्वीकार किए? प्लेटो ने। और वो 3 भेद कौन सा है? एक है अनुकरणात्मक, दूसरा है वर्णनात्मक और तीसरा है मिश्र। आगे है प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है? तो इयोन ये पूछा जाता है, ये इनका जो है नाट्य शास्त्र से संबंधित है। जैसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है ना, वैसे उसी ग्रंथ से जो है संबंधित प्लेटो का ये वाला ग्रंथ है इयोन। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य का निर्माण करना। इनका जो संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य रहा है प्लेटो का, वो क्या कहा है? वो रहा है आदर्श, वो क्या रहा है? वो है आदर्श राज्य का एक निर्माण करना। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे हमने प्लेटो के बारे में देखा, अब पढ़ते हैं अरस्तु को। तो अरस्तु का समय हमने पढ़ा था 384 है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में हुआ था। मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में हुआ था। अरस्तु के गुरु कौन थे? तो वही प्लेटो थे अरस्तु के गुरु। और प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु हमने पढ़ा सुकरात थे, और यहाँ पे अरस्तु के गुरु प्लेटो हुए। फिर आगे कहते हैं सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। तो ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। सबसे पहले आते हैं सुकरात, सुकरात के बाद कौन आता है? सुकरात के बाद आते हैं प्लेटो, प्लेटो के बाद आते हैं अरस्तु, और अरस्तु के बाद कौन आते हैं? अरस्तु के बाद आते हैं सिकंदर। आगे है ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ही पूर्ण ज्ञान है, यह मत किसका है? तो यह मत है अरस्तु का। कहते हैं ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें अबाध गति ही पूर्ण ज्ञान है, ये मत किसका है? तो अरस्तु का है। आगे है अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक। बहुत पूछा जाता है अनुकरण का, अनुकरण अगर कहीं आएगा तो वो किसका है? वो कथन जो है प्लेटो के कथनों में, प्लेटो की लाइन में मिलता है। और अनुकरण एवं विरेचन का जो सिद्धांत है ये अरस्तु का है। अरस्तु इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। कला प्रकृति का अनुकरण करती है, ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का है। कला को हे किसने माना था? तो प्लेटो ने माना था। और कला जो है प्रकृति का अनुकरण करती है, ये कौन कहता है? तो ये आपके अरस्तु बताते हैं। आगे देखेंगे अरस्तु ने, अभी आपको दिखेगा, अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया है? तो इन्होंने दुखांतक त्रासदी का विवेचन किया है। अरस्तु जो थे इन्होंने अपने काव्यशास्त्र में, जो इनका काव्यशास्त्र ग्रंथ था, काव्यशास्त्रीय ग्रंथ इनका कौन सा था? पेरिपोइतिकेस था ना। तो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ जो था इनका, इसमें इन्होंने किस काव्य का विवेचन किया था? तो दुखांतक त्रासदी का। तो याद रख सकते हैं, केस को हमने याद किया था कि अरस्तु की जितनी भी रचनाएं उसमें केस शब्द आया है। तो केस को लेकर अरस्तु जो है हमेशा दुखी रहते थे। भाई आप लोग भी केस को लेकर दुखी रहते हैं ना। केस यानी कि बाल, बाल जब झड़ते हैं सारी लड़कियां परेशान हो गई, लड़की क्या लड़के भी परेशान हो जा रहे हैं, लड़कों के बाल छोटे छोटे रहते हैं वो भी परेशान होते हैं। तो याद रखिएगा अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रंथ वही है पेरिपोइतिकेस, तो उस ग्रंथ में इन्होंने किस काव्य रूप का विवेचन किया था? तो दुखांतक त्रासदी का। आगे है अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? तो अरस्तु के अनुसार कलाओं के 3 भेदक तत्व हैं, माध्यम,
विषय और पद्धति। ये 3 है कलाओं के भेदक तत्व। अगला पॉइंट है दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुण और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन करे। दुखांतक त्रासदी की यह परिभाषा किसने दी है? तो दुखी होने की बात हो रही है, तो दुखांतक त्रासदी की जो परिभाषा दी गई है वो अरस्तु ने दी है। कुछ शब्दों को पकड़िएगा, अनुकरण शब्द जैसे हो गया, दुखांतक शब्द जो हो गया वो अरस्तु के शब्दों अरस्तु के कथनों में यूज होता है। अनुकरण का अनुकरण जो है वो प्लेटो में यूज होता है। उन्होंने कला को हेय माना है और अरस्तु ने क्या किया, इन्होंने कहा है कि कला जो है वो प्रकृति का अनुकरण करती है। ये किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा। तो कुछ पॉइंट को आप पकड़िएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है अरस्तु ने दुखांतक के 6 अंग माने हैं। अच्छा, अभी हमने दुखांतक के बारे में पढ़ा ना, अब देखते हैं दुखांतक के इन्होंने अंग कितने माने। तो इन्होंने दुखांतक के 6 अंग माने: कथानक, चरित्र, पद योजना, विचार, दृश्य और गीत। ये पूछा जाता है दुखांतक के 6 अंग किसने माने। तो दुखांतक की बात अरस्तु ने की और इन्होंने जो दुख क्यों था, क्योंकि इनके केस झड़ रहे थे, केस जो थे सब गिर रहे थे, इसलिए ये बहुत दुखी थे और इन्होंने इसके 6 अंग माने। इसमें जो है कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं। इसमें जो है कथानक हो गया, चरित्र हो गया और जो विचार होता है ये अनुकरण के विषय बताए हैं। पद योजना तथा गीत जो है ये अनुकरण के माध्यम हैं। देखिए, योजना जब हम बनाते हैं किसी माध्यम से योजना बनाते हैं, गीत जो है किसी माध्यम से गीत गाया जाता है, तो माध्यम क्या हो गया अनुकरण के? पद योजना तथा गीत। दृश्य अनुकरण की पद्धति या प्रणाली है। भाई, जो दृश्य होती है वो एक पद्धति ही तो होती है, तो दृश्य क्या हो गई? ये अनुकरण की पद्धति हो गई। अनुकरण का विषय क्या हो गया? कथानक, चरित्र और विचार, ये इसका विषय हो गया। आगे देखते हैं, अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय क्या है? कार्यरत मनुष्य। अरस्तु के अनुसार जो अनुकरण का विषय है वो क्या है? वो है कार्यरत मनुष्य। आगे कहते हैं, अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्यों का चित्रण दुखांतक में तथा निम्नतर मनुष्यों का चित्रण प्रहसन में होता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये अरस्तु कहते हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं उनका जो चित्रण होता है वो दुखांतक में होता है, तथा जो निम्न श्रेणी के मनुष्य होते हैं इनका जो चित्रण होता है प्रहसन में होता है। आप एक को याद रखिएगा, जो मनुष्य बहुत श्रेष्ठ होते हैं ना, जो मनुष्य बहुत श्रेष्ठ होते हैं उनकी जिंदगी में दुख का पहाड़ भी बहुत टूटा होता है, तभी वो श्रेष्ठ बनते हैं। जैसे राम जी बहुत श्रेष्ठ हैं, पुरुषोत्तम श्री राम हम उनको बोलते हैं, तो उनकी जिंदगी आपने सुनी ही है, सभी को पता है उनकी स्टोरी, बहुत दुखों का सामना करना पड़ा है। तो आप यहीं से इनको याद रखिएगा कि अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्यों का जो चित्रण होता है वो दुखांतक होता है, वहीं जो निम्नतर मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं? उनका चित्रण प्रहसन होता है। आगे है, अरस्तु के अनुसार दुखांतक एवं प्रहसन में भेद का आधार है उसमें चित्रित मनुष्यों की उच्चता एवं निम्नता। अभी ऊपर वाली लाइन से ये हमने समझ भी लिया है। आगे है, अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य क्या है? घटनाओं की कलात्मक संरचना। ये जो है अरस्तु के अनुसार कथानक जो शब्द आया है ना दुखांतक के 6 अंग में, पहला शब्द, उससे क्या तात्पर्य है कि घटनाओं की कलात्मक संरचना। जब कोई आप कथा लिखते हैं तो जो घटनाएं घटी रहती हैं उसकी संरचना, कलात्मक संरचना आप करते हैं ना, तो वैसे ही याद रखिएगा। अरस्तु ने दुखात्मक का प्रमुख तत्व किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुखात्मक के जो 6 अंग माने हैं उसमें से प्रमुख किसको माना है? तो प्रमुख माना है इन्होंने कथानक को। आगे कहते हैं, अरस्तु के अनुसार दुखांतक है, तो दुखांतक जो है ये कार्य व्यापार का अनुकरण है, ये दुखांतक है। आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार दुखांतक को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए 2 चीजें अनिवार्य हैं। क्या है? पहला है स्थिति विपर्य यानी कि पेरिपेतेइका और दूसरा है अभिज्ञान यानी कि
अनग्नोरिसिस, अनग्नोरिसिस। तो ये दो। आगे हम देखते हैं, अरस्तु के अनुसार दुखांतक को रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए दो चीजें अनिवार्य होती हैं। जो दुखांतक है, दुखांतक के जो 6 अंग माने हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो दुखांतक है उसको हम दो तरीके से मतलब रोचक और आकर्षक बना सकते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहला है स्थिति विपर्यय, यानी कि जिसे हम कहते हैं परिपेतैया। दूसरा है अभिज्ञान, अभिज्ञान यानी कि अनग्नोरिसिस। ये दो चीजें होती हैं, यानी कि स्थिति के विपर्य और अभिज्ञान, ये दो चीजें हैं, तभी जो है हम दुखांतक को क्या कर सकते हैं, रोचक और आकर्षक बना सकते हैं, ऐसा अरस्तु कहते हैं। अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक है जिसमें, आगे देखते हैं, अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। तो देखिए, पूर्ण कथानक कौन सा होता है? अगर आपको कोई कथा सुनाई जा रही है, आपने शुरू किया, आप उसके मध्य तक पहुंचे, लेकिन उसका अवसान ही नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ, तो आपको क्या स्टोरी समझ में आएगी? स्टोरी समझ में आएगी? नहीं आएगी। अगर आपने शुरुआत नहीं की, आप बीच से किसी की कहानी बता रहे हैं, लेकिन आपको शुरुआत ही नहीं पता है कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई, तो आपको स्टोरी अच्छी नहीं लगेगी। तो वही कहते हैं, अरस्तु क्या कहना है कि जो पूर्ण कथानक होता है वो कौन सा होता है, जिसमें आदि भी हो, शुरुआत भी हो, मध्य भी हो और अवसान भी हो। अरस्तु के अनुसार कथानक कैसा होना चाहिए? तो अरस्तु के अनुसार जो कथानक है वो गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होना चाहिए। मतलब कथानक, जो कथा कही जा रही है वो कैसा हो, वो गंभीर हो, पूर्ण हो तथा विस्तृत भी हो। अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए। तो कथानक का जो विस्तार है वो कैसा होना चाहिए? आनुपातिक होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त क्या है? तो पहली शर्त जो है वो है अनुपात। कथा का विस्तार आनुपातिक होना चाहिए और सौंदर्य की जो पहली शर्त बताई गई है वो अनुपात बताई गई है। आगे है, अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है, क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास विशेष को। कहते हैं काव्य जो है ये सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास जो है वो विशेष को। सामान्य से अरस्तु का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियमानुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये बात कौन कहता है? ये अरस्तु कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है। क्यों? क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास किसी विशेष को। सामान्य से अरस्तु का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियमानुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए, ये अरस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है अरस्तु के विषय में देख लिया कि अरस्तु का जो समय है वो क्या है। तो इनका समय जो है वो 384 ईस्वी माना गया है। इनके जो गुरु थे वो थे प्लेटो, और अरस्तु के जो गुरु थे वो थे प्लेटो, और अरस्तु के शिष्य की बात करें तो इनके शिष्य थे सिकंदर। और अरस्तु ने जो है दुखांतक के 6 अंग माने हैं, और दुखांतक के जो 6 अंग माने हैं उसमें जो है श्रेष्ठ किसको माना है, सर्वप्रमुख किसको माना है, वो इन्होंने कथानक को माना है। और कथानक का विस्तार इन्होंने क्या माना है? इन्होंने कहा है कि कथानक का जो विस्तार है वो आनुपातिक होना चाहिए, और सौंदर्य की पहली शर्त इन्होंने अनुपात को मानी है। कथानक कैसा होना चाहिए? तो ये गंभीर, पूर्ण तथा विस्तृत होना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि पूर्ण कथानक क्या होता है। तो पूर्ण कथानक वो होता है जो आदि, मध्य और अवसान से घिरा हो। और दुखांतक को अगर आपको रोचक और आकर्षक बनाना है, उसके लिए 2 चीजें भी इन्होंने बताई। एक बताई स्थिति विपर्य और दूसरा बताया अभिज्ञान। तो यहाँ पर हमने प्लेटो और अरस्तु के बारे में देख लिया है। कल जो है इसके आगे हम देखेंगे। अभी प्लेटो के बारे में कुछ और पॉइंट प्लेटो और अरस्तु के बारे में पढ़नी बाकी है, तो कल इसके आगे हम देखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी हो कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है कमेंट में अपने विचार ज़रूर हम तक पहुंचाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आप जो है अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।